अमरदेव अमरपुर में अपने बेटे किशोर और अपनी पत्नी जानकी के साथ रहता था। उसका शहर के बीचों बीच बाजार में एक ढाबा था। अमरदेव के ढाबे की रोटियों की तारीफ सभी लोग किया करते थे, क्योंकि वो हमेशा ताज़ी और स्वादिष्ट सब्जी और रोटी बनाया करता था और बड़े ही स्टाइल से लोगों को रोटी परोसा करता था। लेकिन अमरदेव का बेटा किशोर बहुत ही निकम्मा और निखट्टू था। वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ आवारा घूमता रहता था। एक दिन अमरदेव ने किशोर से कहा, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, कुछ और काम नहीं करना तो कम से कम ढाबे पर आकर ही काम सीख लो। और वैसे भी मेरे बाद तुम्हें ही तो ढाबा संभालना है। क्या पिताजी, अभी तो आप ठीक ठाक है ना? जब आप नहीं रहेंगे तो मैं संभाल लूंगा। तो ठीक है बेटा, फिर पैसे भी मेरे जाने के बाद ही लेना। आज से तेरा खर्चा बिल्कुल बंद। ये बात सुनकर जानकी अपने बेटे को डांटते हुए कहती है, राम राम नालायक, कुछ तो शर्म कर, कैसी बातें कर रहा है? अगर अभी भी कुछ शर्म हया बची है तो कल से जा और अपने पिताजी के साथ कल से ढाबे पे काम शुरू कर दे। हाँ। किशोर अपने माता पिता की जिद पूरी करने और पैसों के खातिर ढाबे पर जाने लगता है। एक दिन जब अमरदेव अपने ढाबे पर नहीं था तो एक ग्राहक ने चिल्लाते हुए कहा, अरे भाई, कोई इन मक्खियों को भगाओ यहाँ से, वरना ये मेरे खाने में गिर जाएंगी। उसकी बातें सुनकर किशोर ने मक्खी मारने वाला हिट स्प्रे उसके चारों ओर छिड़क दिया और उसके खाने पर भी। ये देखकर ग्राहक को बहुत गुस्सा आया और उसने किशोर को डांटते हुए कहा, कौन हो तुम, बदतमीज इंसान, मुझे मारना चाहते हो? आप ही तो अभी मक्खी मक्खी चिल्ला रहे थे। मैं आपको नहीं, मक्खियों को मारना चाहता हूँ। तभी अमरदेव वहां जाते हैं और बीच बचाव करके दूसरा खाना देकर ग्राहक को शांत करते हैं और किशोर को वहां से भगा देते हैं। एक दिन अमरदेव किशोर को बुलाकर कहते हैं कि वो और उसकी माँ 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। पीछे से किशोर को अकेले ही ढाबा संभालना पड़ेगा, लेकिन वो उसे समझाते हैं कि ढाबे को अच्छी तरह से चलाए। बेटा, हम 4 धाम की यात्रा पर जा रहे हैं, पीछे से हर चीज का ख्याल रखना और हाँ, ढाबे पर ईमानदारी से रहना, ठीक है? अपने माता पिता के जाने के बाद किशोर खुश हो जाता है और ढाबे पर अपनी मनमर्जी करने लगता है। एक दिन किशोर देखता है कि ग्राहकों की बची हुई सब्जियां, रोटियां और सलाद वगैरह उसके नौकर गाय को खाने के लिए दे रहे हैं। अरे बेवकूफों, ये सब गाय के खाने में क्यों डाल रहे हो? इन्हें वापस गर्म करके दूसरे ग्राहकों को परोसो। ये सब बनाने के लिए सामान कोई फ्री में थोड़ी ही आता है। ढाबे के सभी पुराने मुलाजिम किशोर को समझाते हैं, लेकिन किशोर नहीं मानता और उसकी जिद के आगे किसी की नहीं चलती। अब ढाबे का स्टाफ ग्राहकों की जूठी सब्जियां और रोटियां गर्म करके उन्हें वापस खिलाने लगते हैं। लेकिन एक दिन एक ग्राहक किशोर को बासी रोटी और जूठी सब्जियां गर्म करके ग्राहकों को देते हुए देख लेता है। अरे भाइयों, देखो, ये लड़का हमें बासी रोटी गर्म करके दे रहा है और वो भी जूठी सब्जियों के साथ। उसकी बात सुनकर दूसरा ग्राहक कहता है, चलो भाइयों, चलो यहाँ से और मारो इसे तो सबक सिखाना ही होगा। और वहाँ बैठे सभी ग्राहक किशोर की पिटाई करते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद किशोर का नौकर उससे कहता है, मालिक, मैंने आपको मना किया था ना कि ज़्यादा लालच में मत पड़ो और ऐसे जूठी सब्जी और रोटियां लोगों को मत परोसो। लोगों को अच्छा खाना ही खिलाओ। हमें सेठ जी ने भी यही सिखाया है। अब किशोर कान पकड़ के तौबा करता है कि वो कभी कोई गलत काम या शरारत नहीं करेगा और ईमानदारी से अपने पिता का ढाबा चलाएगा। रामनगर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी बहुत अमीर थे। रामू अपने सभी साथियों को अपने पिताजी के लाए हुए खिलौनों को दिखा दिखा कर चिढ़ाता था। अरे रामू, आज तू क्या लाया है? अरे अरे अरे, सब लोग दूर से ही देखो, मेरे हेलीकॉप्टर को छूना मत। हाँ, मेरे पिताजी ने इसे विदेश से मंगवाया है, बहुत महंगा है। अभी उड़ाकर दिखाता हूँ तुम सबको। रामू जैसे उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने लगता है, वो हेलीकॉप्टर थोड़ी देर उड़ने के बाद एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। ये देखकर सभी बच्चे रामू पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखो देखो, रामू का हेलीकॉप्टर टूट गया, नीचे गिर गया। बहुत महंगा है ना? हाँ, देखो देखो, कितनी डींगे मार रहा था, इसका तो हेलीकॉप्टर उड़ा भी नहीं। रामू बहुत घमंडी होने के साथ साथ नकलची भी था। एक दिन उसी गांव में रहने वाले मंगरू ने अपने पिता द्वारा बनाई गई बांस की साइकिल रामू को दिखाई। रामू उसको देखकर बहुत गुस्से में हो गया और उसने जिद कर ली कि वो भी बांस की साइकिल बनाएगा और वो अपने पिताजी के आगे जिद करके रोने लगता है। पिताजी, मुझे भी बांस चाहिए, मैं भी बांस की साइकिल बनाऊंगा।
उसके पिता ने उसे बहुत समझाया। उसकी माँ ने भी उसे समझाया कि बेटा बांस की साइकिल नहीं बनती। अरे बेटा तुम जिद क्यों कर रहे हो? बांस की भी कभी कोई साइकिल हुई है क्या? जब देखो कोई ना कोई बात के पीछे तो जिद करता रहता है, किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन वो नहीं माना। रामू के पिता ने उसे बांस लाकर दे दिए। रामू ने 2 दिनों में ही अपने नौकरों की सहायता से एक बांस की एक साइकिल बना ली और उसे लेकर गांव के मैदान में खेलने के लिए आ गया, जो कि थी तो एक आम साइकिल, लेकिन उसमें उसने 1-2 चीजें बांस की लगा रखी थी। तभी वहां पर मंगरू भी अपनी जुगाड़ की हुई बांस की साइकिल लेकर आया। उसे देखकर रामू ने कहा, अरे ओ मंगरू, तुझे बहुत घमंड है ना अपनी बांस की साइकिल पर। ये देख, मैंने भी बांस की साइकिल बनाई है। आजा, दम है तो रेस लगाते हैं। रामू तुम्हारी साइकिल बहुत अच्छी है। छोड़ो ना, रेस वेस क्या लगानी है, हम लोग साथ मिलकर खेलते हैं। सभी बच्चों ने रामू को बहुत समझाया कि तुम्हारी बांस की साइकिल चलेगी नहीं। अरे रामू, तुम जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हारी ये बांस की साइकिल कामयाब होने वाली नहीं। लेकिन वो नहीं माना और पहाड़ी के ढलान पर वो लोग रेस लगाने लगे। रामू की साइकिल ढलान पर थोड़ी देर तो चली, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी साइकिल का एक पुर्जा अलग होने लगा। उसका टायर, फ्रेम सब टूटकर बिखर गया और रामू के हाथ में रह गया तो सिर्फ साइकिल का टूटा हुआ हैंडल, जिसके साथ वो ढलान के साथ वाले सूखे कीचड़ में गिर गया। और सभी बच्चे रामू की हालत देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। भाई जिद का अंजाम देख लिया। हाथ में आ गए सारे बांस। लो भाई लो, देखो क्या हो गया अंजाम, देख लो। देखो देखो क्या हालत हो गई है, एक बांस निकलकर बाहर आ गया है। साइकिल तो ये बची ही नहीं। रामू का घमंड टूट गया, रामू का घमंड टूट गया। मिट्टी की मिनी मोटर बाइक। एक गांव में शिवा नाम का एक लड़का रहता था। उसे मोटरसाइकिल बाइक बहुत अच्छी लगती थी। वो जब भी अपने माता पिता के साथ खिलौनों की दुकान में जाता तो हमेशा बाइक लेने की जिद करता था। उसके पास तरह तरह की बाइक के मॉडल थे और खेलने के लिए छोटी बाइक्स भी थी। एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ मेला घूमने गया, पिताजी, मुझे वो मिनी मिट्टी के मॉडल वाली बाइक लेनी है, ले दो ना। शिवा की बात सुनकर उसकी माँ ने उससे कहा, अरे फिर से बाइक? कितनी बाइक खरीदेगा बेटा? तेरा कमरा कितनी सारी मिनी बाइक और मॉडल से भरा पड़ा है, तो कुछ और ले ले बेटा। नहीं माँ, मुझे बाइक ही चाहिए। ठीक है, सुनिए, आप शिवा के लिए मिनी मिट्टी बाइक का मॉडल खरीद दीजिए ना। हाँ ले देता हूँ, तुम्हारा बेटा वैसे मानेगा नहीं। शिवा के पिता शिवा को मिनी मिट्टी की बाइक का मॉडल लाकर दे देते हैं। शिवा मिट्टी की मिनी बाइक का मॉडल पाकर बहुत खुश होता है और उसे लेकर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है। ये मेरी मिनी मिट्टी की बाइक। शिवा अपने दोस्तों को अपनी मिनी मिट्टी की बाइक का मॉडल दिखाकर कहता है, अरे चिंटू मिट्टू देखो, मेरी मिनी मिट्टी की बाइक कितनी अच्छी है। मिट्टी की मिनी बाइक का मॉडल देखकर उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, अरे शिवा, तुम्हारी मिनी मिट्टी की बाइक किसी काम की नहीं, ये चलती थोड़ी ना है। पर हम तो तब बात मानेंगे जब तुम ये बाइक चलाकर दिखाओ। अपने दोस्तों की बात सुनकर शिवा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मिट्टी की बाइक को चलाए कैसे। तभी अपने घर में पड़ी एक पुरानी मिनी साइकिल को देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी मिनी मिट्टी की बाइक का मॉडल देखकर अपनी मिनी साइकिल पर मिट्टी लगाकर वैसी ही बाइक बनाने लगता है। 2-4 दिन की मेहनत के बाद ही उसकी मिनी साइकिल एक मिनी मिट्टी की मोटरसाइकिल में बदल जाती है, जिसे वो पैडल से चला भी सकता था। अब अपनी चलने वाली मिट्टी की मोटर बाइक को देखकर शिवा बहुत खुश होता है। ये मेरी मिनी मिट्टी की बाइक। और वो उसे चलाकर अपने दोस्तों के पास लाता है। अब शिवा अपनी मिनी मिट्टी की बाइक चलाकर दोस्तों को चिढ़ाने लगता है। हे चिंटू मिंटू देखो, मेरी मिनी मिट्टी की बाइक कैसी चलती है। देखा तुम लोगों ने, कितनी तेज भाग रही है। शिवा के सभी दोस्त मिट्टी की मिनी बाइक देखकर हैरान हो जाते हैं और वो भी उसे चलता हुआ देखकर। तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। इससे पहले कि शिवा संभल पाता, उसकी मिट्टी की बाइक की सारी मिट्टी पानी से बह जाती है और रह जाती है तो उसकी पुरानी सी साइकिल। अपनी ये हालत देखकर शिवा रोने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसे चिढ़ाने लगते हैं।
अरे अरे देखो, बारिश के पानी में सारी बाइक कैसे मिट्टी मिट्टी हो गई। अरे अरे देखो सारा पानी, ओह देखो देखो। लॉन्ग ब्रिज। धर्मपुर गांव में नदी पर एक छोटा सा लकड़ी का पुल था, जिसे पार करके यात्री इधर से उधर आया जाया करते थे। वहां के लोगों का शहर जाने का वही एकमात्र साधन था। उसी गांव में यशोदा नाम की एक औरत रहा करती थी, जिसका बेटा गोपाल शहर में पढ़ाई किया करता था। और पढ़ाई खत्म होने के बाद उसकी शहर में बहुत अच्छी नौकरी लग जाती है। अपनी पहली कमाई से गोपाल एक बहुत अच्छी गाड़ी खरीदता है और उसे लेकर वो वापस गांव आता है। लेकिन पुल के पास आकर वो हैरान और दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी गाड़ी पुल के पार नहीं जा सकती थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने घर न जाकर सीधा प्रधान के घर जाता है। प्रधान काका नमस्कार। अरे आओ बेटा कृष्णा, कैसे हो? बड़े दिनों बाद आए शहर से। अब काका आप ही बताइए, मैं आऊं भी तो कैसे? मैंने इतनी तरक्की की है, लेकिन इस गांव में मैं अपनी गाड़ी भी नहीं ला सकता। मैं तो बस आपसे यही कहने आया था कि आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे बेटा, मैंने सरकार को बड़ी चिट्ठियां लिखी है, हमारे गांव के लिए एक पक्का पुल बनाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती बेटा। अब तुम जवान लोग ही कुछ कर सकते हो। वो ये सब देखकर हैरान था कि गांव ने अभी तक कोई भी तरक्की नहीं की है। लेकिन प्रधान काका, अगर कोई बीमार हो जाए तब आप क्या करोगे? यहाँ तो एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। अरे बेटा, इसी बात का तो रोना है। कई लोगों ने तो रास्ते में ही जान दे दी है, वो भी इस पुल की वजह से। प्रधान के मुंह से ये सब सुनकर वो बहुत उदास हो जाता है। तभी वहाँ एक औरत रोती हुई आती है। हाय राम हाय, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया, कोई बचाओ, कोई इसे अस्पताल ले जाओ, अरे कोई हमारी मदद करो। उस औरत के साथ साथ गोपाल की माँ यशोदा भी वहाँ आती है। वो गोपाल को देखकर हैरान हो जाती है। अरे बेटा, तू कब आया और घर क्यों नहीं आया? यहाँ क्या कर रहा है? देख, ये बेचारी कैसे बिलख रही है। जानता है, इसके बच्चे को सांप ने काट लिया। अब इसे कैसे अस्पताल पहुँचाए, कुछ समझ नहीं आता। गोपाल ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। तभी अचानक वो बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगता है और एक लड़के को अपना फोन देकर उसका वीडियो बनाने को कहता है। वो बच्चे को गोदी में लिए भागता है और भागते भागते पुल पार करता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले जाता है। धीरे धीरे उसका ये वीडियो वायरल हो जाता है और उसका वीडियो वायरल होते होते मंत्रियों और सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों के पास भी पहुंच जाता है। लोग उनसे सवाल करने लगते हैं। सरकार में बैठे मंत्री शर्मिंदगी से बचने के लिए उस पुल के निर्माण का तुरंत आदेश देते हैं और इससे संबंधित एक चिट्ठी प्रधान के पास पहुंचती है। पुल के निर्माण कार्य का आदेश प्राप्त करके प्रधान बहुत खुश होता है। प्रधान चिट्ठी लेकर भागा भागा अस्पताल आता है और गोपाल से कहता है, कृष्णा बेटा, एक खुशी की खबर है। कहिए प्रधान जी, क्या बात है? बेटा, तुम्हारा वीडियो वायरल हो चुका है और सरकार ने तुम्हारे वीडियो को देखकर हमारे गांव में पक्का पुल बनाने का आदेश दे दिया है। बेटा, तुम्हारी जीत हुई। सरपंच काका, ये मेरी नहीं, ये पूरे गांव वालों की जीत है। गांव में पुल बनने का कार्य देखकर सभी गांव वाले राहत की सांस लेते हैं।